ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये रिएक्शन। तो अब देखना है हमें क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। Cyclic photophosphorylation operates by absorbing light of more than 680 nanometer wavelength. In it only PS1 operates, क्योंकि more than की बात कर दी गई है, क्लियर। तो 680 नैनोमीटर के अब आपका PS1 आ जाएगा। Flow of electron is cyclic. Association with the formation of two molecules of ATP. ATP आपको नॉन साइक्लिक से एक मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेगा, लेकिन एज ए रिजल्टेंट आपको कोई NADP प्लस नहीं मिल रहा है, H नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका आगे का फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। अब वाटर की स्प्लिटिंग तो हो रही थी, ऑप्टिक से डी के पास हो रही थी, मतलब पास वो प्रोसेस नहीं होगी, जैसे एंड दोनों बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट आपके नहीं बन रहे, क्लियर है। लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है क्योंकि एटीपी का फंक्शन हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट नॉन साइक्लिक के क्या क्या है, NADPH2 और ATP और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन नॉट इवॉल्व इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ अगर इसको आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्म में देखें तो फोटोन आपका एनर्जी कैरिंग है, ठीक है। आप हथौड़े की तरह उसको हैमर की तरह लो, आपने उसको टिप किया तो किसी जगह पे कोई दूसरा, जैसे आप तीसरा, ठीक है, क्या कहते हैं तो उसमें कैसे एक तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा तो दूसरा उठ जाए। उसी तरीके से जब इसने प्रेशर लगाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया इसने, एक्सेप्टर हो गया, देन ट्रांसफर किया। यहाँ पे एक मैकेनिक्स लगी है जिसमें एनर्जी जो रिलीज हो रही थी उसको रोटेट करके हमने देखा है F1 F0 पार्टिकल एटीपी का रोल प्ले करता है। उस रोटेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको ट्रैक करेगा एडीपी एंड आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा। आगे इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पहुंचा, लेकिन यहाँ तक उसने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी है कि वो एकदम लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल हो गया। फिर से उसको एक बार हैमर दिया, ठोक दिया, फिर यहाँ से उड़ गया, फिर उसको एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने रिसीव कर लिया एंड तो आगे ट्रांसफर करके NADP प्लस रिडक्टिव सिस्टम के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया और उसने रिसीव किया, अब स्टेबल, ठीक है। इसने बॉन्ड में इसको ट्रैप कर लिया, ये ऐसा नहीं है कि ले रहा है और आगे ट्रांसफर कर दिया, ये इसने बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना लिया। और बॉन्ड बनाने के लिए हमें H प्लस आयन भी चाहिए ताकि नंबर ऑफ NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH। क्लियर है कहानी, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो, PS1 एक्साइटेड प्राइमरी एक्सेप्टर, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से ये इधर जाने के बजाय इधर चला गया साइटोक्रोम की तरफ। साइटोक्रोम भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वहां पे बैठे हुए हैं सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पाथ चेंज कर दिया उसने, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन PS1 को दे दिया और ये इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में बार बार रोटेट हो, क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, साइक्लिक। एंड साइक्लिक में ना इसमें 680 इन्वॉल्व हुआ, ना वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ना आपका ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो दिस इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्रीवियसली पहले इसको डिस्कवर किया गया था कि लाइट को एब्जॉर्ब होके ये सिस्टम एक्साइटेड हो रहा है, लेकिन फिर स्टडी आगे चली तो इससे इससे नहीं एक्चुअली हो रहा है, वो डबल फोटो सिस्टम आया और उसमें देखा गया कि जब PS2 से PS1 में सप्लाई हो रहा है और डायरेक्शन पेरिडॉक्सिन से NADP प्लस की तरफ होगा, तब आपके दोनों लाइट रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट सिंथेसाइज होंगे जो कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए डार्क रिएक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है,
इसलिए मैंने अभी बोला मेन प्रोडक्ट। क्लियर? मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एटीपी और एनएडीपीएच जो चाहिए था वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डार्क रिएक्शन में, एंड एटीपी जो आपका ऑक्सीजन जो आपका यहाँ पे हुआ वो यहीं पे रिलीज हो जाएगा। क्लियर? यहीं पे रिलीज हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन हो गया, बाय प्रोडक्ट। cyclic electron flow under certain condition, photo excited electron takes an alternative path। देखा हमने पेरिडॉक्सिन से एनएडीपी की तरफ जाना था लेकिन वो पेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम। Only photosystem 1 is used, only ATP is produced and ATP is two molecule of it। क्लियर? प्राइमरी एक्सेप्टर इस वाले को सिर्फ हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया फेरिडॉक्सिन से। अब देखो आप लोग पढ़ रहे हो ना तो एक एक मॉलिक्यूल पे यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे चेन ऑफ रिएक्शन है आगे। क्लियर? रिडक्शन ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का चेन पूरा वहां पे वर्क कर। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ये तो ध्यान ही रखना, आज से एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साइटोक्रोम के पास से हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे। क्लियर? अभी हम तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो तो एक चीज और बता दें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं ये, तो उसी तरीके से ये बैलेंसिंग करने के लिए प्रोटॉन को भी रिसीव कर। ठीक है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ट्रांसफर कर जो कि आपका को रिसीव। क्लियर? तो जब प्रोटॉन रिसीव नहीं हुआ तो वो इम्बैलेंस है, इसलिए वहां पे हाई एनर्जी रिलीज होती है। इसको पढ़ाएंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के। तो ये इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है प्रोटॉन भी ले रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ साथ भी चलते रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम ट्रांसफर कर। ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन को लेने वाला मॉलिक्यूल आएगा एंड प्रोटॉन रिलीज कर देगा, तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन फिर से केमी ऑस्मोटिक थ्योरी का पार्ट हो जाएगा। वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ने लगे। ठीक है? वाटर की स्प्लिटिंग हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को बढ़ा। ठीक है? प्रोटॉन का एक्सपेल होना हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, और बाहर स्ट्रोमा में NADPH का बनना तो हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को कम कर। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो आपका बनता है टुवर्ड्स द ल्यूमेन, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा था वाटर की स्प्लिटिंग से, एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन आपके ल्यूमेन साइड आएंगे उससे वो चीज प्लस में है एंड दूसरे साइड में कम हो रहा है। हमें यही तो करना है, एक साइड ज्यादा हो जाए एक साइड कम हो जाए। तो NADP ऑलरेडी जो वहां प्रेजेंट है H प्लस आयन उसको यूज कर रहा है, H प्लस आयन ट्रांसफर हो रहा है तो भी बाहर कम हो रहा है, अंदर H प्लस आयन आ रहा है तो बाहर अंदर हायर हो रहा है, अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है अगेन H प्लस आयन बढ़ रहा है। अंदर की कंडीशन कैसी है आपकी, प्रोटोमोटिव फोर्स को जनरेट करने का। ठीक है? हायर इलेक्ट्रॉन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और उसके रिजल्टेंट आपका एटीपीएस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा एंड एनर्जी का रिलीज होगा। पढ़ाया हुआ है मैंने वहां पे सेल चैप्टर में। नाउ डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक सब नोट डाउन कर लेना तुम लोग। साइक्लिक इट इन्वॉल्व्स ओनली PS1 साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर P700, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर। क्योंकि जब हम पैरेलली अगर हमें सबसे प्रायोरिटी देना है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, तो हमें ये मानना है कि रिएक्शन चल रही है। कि हम कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन चल रही है तब हम जनरल पढ़ते हैं। पहला सीड कैसे स्प्लिटिंग हुआ दैट इज, पहली लिंक कैसे आई दैट इज अनदर फील्ड। ठीक है? पहला पहला सब अनदर होता है, वो रिसर्च एरिया उसमें नहीं जाना है। ठीक है? आप अभी जनरल पढ़ रहे हो, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही है। इस फोटोसिंथेसिस में नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो गया, वाटर। ठीक है? पहला इलेक्ट्रॉन वाटर डोनेट तो वही कर रहा है। क्वेश्चन समझ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर हो जाता है आपका नॉन साइक्लिक में, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर आपका P700 में सिर्फ P700 कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। टू प्लेसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि आपको दो कॉम्प्लेक्स मैंने बताया कि साइटो P6 एंड साइटो ग्रुप है, दोनों साइटो और दो नॉन साइक्लिक में भी आपके दो साइटो ग्रुप है, लेकिन सिर्फ एक प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए हाई एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एक प्लेस पे आपका
एटीपी की फॉर्मेशन होती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट टेक प्लेस, कोई रोल ही नहीं है इसका, वाटर की स्प्लिटिंग हुई नहीं वहां पे। NADPH.H इज नॉट फॉर्म, इनसेंसिटिव टू DCMU। DCMU एक केमिकल है, हर्बिसाइड है, तो आपके लिए इन्वायरमेंटल इश्यूज पे कैसे वर्क करते हैं। तो DCMU से इनसेंसिटिव है आपका साइक्लिक, एंड सेंसिटिव होगा आपका नॉन साइक्लिक। तो फोटोसिंथेसिस को हिंडर करता है एक्चुअली और नॉन साइक्लिक में, बिकॉज both PS1 PS2 इलेक्ट्रॉन इज नॉट साइकिल बैक टू क्लोरोफिल, जिससे एक्साइटेड हुआ है उसके पास नहीं आएगा वापस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर, वन प्लेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP plus, photolysis of water and evolution of oxygen takes place, NADPH is formed, DCMU is stopped। क्लियर है, ये सब MCQ है बेटा। अब इसमें आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो साइक्लिक है, तो साइक्लिक में जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहीं वापस आएगा, तभी आप सिग्निफिकेंस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर प्लस ऑक्सीजन रिलीज। केमिकल एनर्जी ATP एंड रिड्यूसिंग पावर, जो हम 2-3 दिन से पहले से चिल्ला रहे हैं, वो अब तुम्हें एग्जैक्ट टर्म मिल रहा है। केमिकल एनर्जी आपका ATP हो गया, आप NCERT में पढ़ रहे हो केमिकल एनर्जी। और इसकी प्रोसेस को हमने रिडॉक्स किया है, एंड रिडॉक्स में भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जाना होगा, रिडक्शन था कि एट द एंड CO2 आया ही नहीं, CO2 आया ही नहीं, इससे आपको कुछ घूम रहा है। क्लियर, एट द एंड होना क्या है, CO2 का रिडक्शन होना, प्रोसेस को हम रिड्यूसिंग प्रोसेस बोलते हैं। उस रिड्यूसिंग प्रोसेस के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग पावर चाहिए, वही पावर आपका NADPH2 है। आर फॉर्म बोथ टुगेदर नोन एज एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। एसिमिलेटरी पावर इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के बाद चलेगा। एसिमिलेटरी पावर प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, कुछ प्लांट के लिए भी फूड है और पूरे अर्थ के लिए भी फूड है। एसिमिलेशन, जो फूड आप ब्रेक डाउन करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल हम कह सकते होंगे नहीं, क्लियर है। ATP and NADPH2 both are used in dark reaction to reduce CO2 to carbohydrate. Oxygen is vital air for all living forms which is released during the light reaction. ये आपके सिग्निफिकेंस हो गए लाइट रिएक्शन के, प्रोसेस स्टेप्स सब आपको अच्छे से, लाइट रिएक्शन कैसे चली। नॉन साइक्लिक ही लाइट रिएक्शन होता है, साइक्लिक लाइट रिएक्शन नहीं होता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो सकती है, लाइट को यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन, समझ में आया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो जो हम बोल रहे हैं तुम्हें H+, कोई बड़ी चीज नहीं बोल, H+ यहाँ आया, ये इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया प्लास्टोक्विनोन से, लेकिन साइटोक्रोम ने प्रोटॉन को डोनेट कर, प्रोटॉन नहीं चाहिए उसको, स्टेबल होना ही नहीं है उसको, एनर्जी इसलिए ज्यादा रिलीज कर देगा और ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोटॉन की वजह से ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, और आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, साइटोक्रोम पे ATP का फॉर्मेशन, ऐसा नहीं हो। प्रोटॉन यहाँ रिलीज हुआ, प्रोटॉन को यूज करेगा एटीपी सिंथेस, पहले भी आया है नाम, जो सिंथेसिस करेगा ATP का, और ये कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा ATP के फॉर्मेशन में। ये प्रोटॉन इन्वॉल्व हो गए, ये एनर्जी को लेके निकल रहे हैं जो आपको ADP के साथ बाइंड करने के लिए चाहिए। ADP और PI के बीच में जो बॉन्ड बनाना हाई एनर्जी, उसमें ये रोल प्ले करे। तो आप देखो ध्यान से, फिर से आप प्रोटॉन के कंसेंट्रेशन को देखो, से विजिबल है ना,
ये आपका प्रोटॉन प्लस हो रहा है, ये प्रोटॉन आपका प्लस हो रहा है, ये प्रोटॉन आपका बाहर निगेटिव हो रहा है, यूज हो रहा है। यूज हो रहा है मतलब 10 प्रोटॉन से एक यूज हो गया तो 9 प्रोटॉन बचे ना बेटा। यहाँ कंसंट्रेशन कैसा होता जा रहा है, लो। अंदर कंसंट्रेशन ऐड हो रहा है, हाई। ये चैनल ही एक्टिवेट होगा एटीपी का फॉर्मेशन जब आपका टग ऑफ वॉर जैसा खींच रहे, ये मेम्ब्रेन है वैसी, जैसे दो टीम है खींच रही है रस्सी, तो उसके वाले हैं, तो ऐसे ही खड़े लगेगा, कोई नहीं रहा, टाइम पास हो रहा है। लेकिन जस्ट आप एक कैची लेके जाओ और काट के देखो तो पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये जब एक्टिवेट होगा, जब ये इतना यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल एटीपी का सिंथेस का रोटेट हो जाए। तो ये रोटेट होने से वहां पे जैसे आपने कट किया और एनर्जी, वहां पे ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, उसकी वजह से अपने को यहाँ H प्लस कम हो रहा है, तो बाहर की तरफ नेगेटिव आयंस बढ़ रहे होंगे। ठीक है, H प्लस आयन प्लस 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 ऐसे बाहर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जब रोटेट करेगा तो ये हाई एनर्जी को रिलीज करेगा, उसी एनर्जी को ट्रैप कर लेगा एंड क्लियर है। दिस इज द एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। और देख लो, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, PS2 है, PS1 है। क्वेश्चन जो ध्यान में रखना है, वाटर की स्प्लिटिंग इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन पे होती है, ल्यूमेन में नहीं होती है। अभी आया था ये क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि मैम ल्यूमेन में ही तो हो रहा है, ल्यूमेन में हो रहा है, लेकिन हो रहा है इनर मेम्ब्रेन पे हो रही है। मेम्ब्रेन मतलब यहाँ दो मेम्ब्रेन नहीं, आउटर और इनर। यहाँ सरफेस है आपका, एक आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस। इनर सरफेस पे हो रहा है, तो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इज मोर एप्रोप्रिएट, ल्यूमेन के साइड हो रहा है। NADPH का फॉर्मेशन मेम्ब्रेन पे हो रहा है, लेकिन स्ट्रोमा के साइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये वो है, इसका एक साइड हम लोग को प्रेस करेगा, अभी हम बंद कर देते एक साइड उधर को प्रेस करेगा। ये एक इधर प्रोसेस चल सकती है स्टोर पे, अगर हम यहाँ ड्राइंग बनाएंगे तो इस सरफेस पे बना देंगे, उधर से कोई बनाएगा तो उस सरफेस पे बनाएगा। इसी तरीके से मेम्ब्रेन पे हो रहा है, लेकिन मेम्ब्रेन का आउटर NADP H2O को फॉर्मेशन कर रहा है एंड इनर वाटर के स्प्लिटिंग कर। समझ में आ गया? तो आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर से PS1 आया है, एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर से एक्साइटेड हुआ, NADPH बन गया, ATP। फाइनली देखो, अब यहाँ पे तुम्हें साइटोक्रोम गायब कर दिया, यहाँ से H प्लस जो आया वो सिंथेसिस ATP कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? लेकिन हमें रिएक्शन के टाइम में ये याद रखना है कि साइटोक्रोम वो मॉलिक्यूल है जिसने H प्लस आयन को जब डोनेट किया तो अंदर H प्लस आयन का semi-osmotic theory of synthesis। ठीक है बच्चा, समझ में आया? पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लेना। साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होता है? अरे जो किसी के साथ जुड़ा होगा, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, कॉन्जुगेट करके है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया, बायोमोलिक्यूल में पड़ा हुआ है। और अभी आंसर भी किया था कि आयरन, वही चीज हमें यहाँ देखना है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेन्स आयरन पोरफायरिन ग्रुप। पोरफायरिन रिंग दिखाया था मैंने क्लोरोफिल के टाइम में, क्लियर? पोरफायरिन ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आयरन कंटेनिंग। साइटोक्रोम फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय मैकमन, कैपिटल M होगा, who called it as हिस्टोहेमेटिन। क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो नोट डाउन कर लेना। डी कैलिन रीडिस्कवर्ड एंड क्वाइंड द टर्म साइटोक्रोम। यूबिक्विन, क्रोम वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि इसका एक कलरिंग करा जा सकता है, कलर रिएक्शन ये शो करेगा। यूबिक्विनोन आया था बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। यूबिक्विनोन इज नोन एज कोएंजाइम Q।
डिस्कवर्ड बाय आर ए मॉर्टल। की इंफॉर्मेशन नोट डाउन सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई एक सिस्टम जनरेट हो रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जिसको अगर सिर्फ आप पीटीएस बोलते हैं तो आपको याद आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है और वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस का भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ठीक है। ये जो तीन स्टेप आप मेजर देखते हो, आप पढ़ते हो सेलुलर रेस्पिरेशन के फ्रंट, ठीक है। ग्राफ बना लेना तुम लोग। अब हम अलग अलग ग्राफ दिखा रहे हैं, फटाफट एक बनाना जो पहले दिखाया था, उसमें समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या हो रही है, किसको किसको डिनोट हुआ है, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स के नाम भी आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो रिएक्शन आपका प्रोग्रेस हो रहा है। पहला स्प्लिट, पहला डोनर कौन हो जाएगा, वाटर, 680 को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, डाउनहिल फिनोमेना, लॉस ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीच टू PS1 P700, अगेन लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, अगेन एक्साइटेशन एंड फेरेडॉक्सिन से होते हुए NADPH जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन को ले लिया, H2 बन गया, हाइड्रेट बन गया, ठीक है। हाइड्राइड वहां पे ऐड हो गया, एंड ये साइटोक्रोम नहीं ले रहा है। समझ में आया अभी तो ठीक है, वरना हम सेलुलर रेस्पिरेशन में फिर बताएंगे। ये साइटोक्रोम इसको नहीं लिया, तो प्रोटॉन आगे आ गया, चला गया आपका थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन में, तो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस था वहां चला गया, ठीक है। दिस इज थाइलेक्वाइड ल्यूमेन, दिस इज क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। थाइलेक्वाइड का तो स्ट्रोमा होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा कह सकते हैं हम। उसकी मेम्ब्रेन ने जिस एरिया को कवर कर रखा है, जो मैट्रिक्स है अंदर, दैट इज स्ट्रोमा, क्लियर। तो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रोटॉन आगे आ गया, यहाँ से प्रोटॉन ऐड हो रहा है, H प्लस आयन, ATP सिंथेस, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, बस समझने के लिए देखो। फिर आपका PS1 एंड ये रेडॉक्सिन FNR वगैरह छोड़, NADP प्लस से NADPH बन जाएगा, एंड यहाँ आपका ATP। तो ये आपके प्रोडक्ट हो गए, ये आपका बाय प्रोडक्ट हो गया, ऑक्सीजन, ये पूरी प्रोसेस आपकी खत्म। ठीक, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई भी चीज हमें ऐसे रट नहीं लेनी है। डाउनहिल वर्ड क्यों आया था एनसीईआरटी में, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये ग्राफ आपको एनर्जी के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन एंड एनर्जी डायग्राम, ये भी डायग्राम आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एनर्जी की रेंज दी हुई है। हायर इलेक्ट्रॉन जब है हायर एनर्जी के साथ वो 680 को दिखाया, 680 मतलब ये हायर, एक 680 नॉर्मल जब वो एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी यहाँ पे थी, एनर्जी हाई हो गई। ये 680 आपका एब्जॉर्प्शन के बाद एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड क्लोरोफिल चार्ज मॉलिक्यूल है, क्लियर बच्चों। उसके बाद उस हायर स्टेट पे जाने के बाद वो रिलीज करना स्टार्ट कर इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगेन P700 में फिर से एनर्जी यूज हुई, अब एनर्जी देखो फिर से आपकी बढ़ रही, एंड देन अगेन ट्रांसफर होके फाइनली आपका NADPH। आगे ज्यादा इसमें कुछ सोचना वोचना नहीं है ना, इस ग्राफ को बनाना। आपका रिएक्शन जो हो रहा है, H2O डोनेट कर रहा है प्लस हाफ O2, हाफ वाली चीज याद रखोगे, एंड दिस इज waste product actually for the photosynthesis point of view, और डिपेंडेंट खुद प्लांट के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ऐसे ही है ना कि कुछ करने में उसने कुछ बना दिया, क्लियर। उस तरीके से उसने ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट बना दिया और उसपे हमारा चल रहा है। इसलिए मैंने एक बार बताया था इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ, पहले जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग पावर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, बाद में वो ऑक्सीडाइजिंग है, that is the favorable for the origin of life, and then आपके आगे के सारे मल्टीसेलुलर आते गए, सेलुलर पहले और इवॉल्व मल्टीसेलुलर है। तो क्यों आए, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर था
तो ऑक्सीजन भी छोड़े। क्लियर है? और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समुद्र के अंदर प्लांट है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन को मेंटेन करने। फिर आपका हो जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला, जिनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है? अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है, वो सब फॉरेस्ट आपके लंग्स ऑफ अर्थ की तरह वर्क। ये आपको याद रखना है। ये रिएक्शन नोट डाउन करोगे क्योंकि वाटर में कंफ्यूजन होता है। बाकी ये तो आपने देख लिया सब। ठीक है, एट द एंड आपका यही हो रहा है, स्वीट एंड सिंपल। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ना याद रखोगे नैया पार हो जाएगी, बाकी चीजें याद रख लोगे तो आंसर क्वेश्चन आएगा। और जो आपको क्वेश्चन आए हैं पहले स्पीच नहीं करना है कि पेरिडॉक्सिन क्या है, प्लास्टोक्विनोन क्या है, साइटोकिन क्या है। इसलिए हमने ये ब्लू ब्लू डब्बे हैं उनके भी नाम हमें ध्यान। क्लियर बच्चों? ठीक है, यहाँ पे करते हैं एंड इसको अच्छे से करना रिवाइज, फिर इसके आगे बढ़ाने का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बहुत सारे।